नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी डिस्काउंट की सीरीज। डिस्काउंट में हमने कई सारी बेसिक बातों को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। इन लेक्चर्स की PDF के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का एक चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। पुराने जितने भी वीडियो हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं, वहां से एक एक करके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज का जो सेशन होगा इसमें हमें कई अलग अलग टाइप के डिस्काउंट देखने हैं कि जो हमने देखा था कि फ्री में कुछ वस्तुएं दी जाती हैं तो वो डिस्काउंट कैसे काम करता है, ट्रिपल डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट, किसमें कस्टमर को फायदा होता है, कौन से वाले ऐसे केस होते हैं जिनके अंदर सेलर को फायदा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमें कई और सवाल डिस्कस करने हैं। पैटर्न अपना वही है, SSC बैंकिंग सारी एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि TCS के पैटर्न पर कैसे सवाल होते हैं, हर बात को कवर किया जाएगा। और जितने भी टाइप के आपके माइंड में डाउट्स होते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को लेकर के एक एक करके हर बात को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए भाई, सबसे पहले पिछले सेशन में हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा। जिस बात पर हमने पिछला सेशन छोड़ा था उसी पैटर्न पर बेस्ड ये अगला सवाल है। इसने क्या कहा कि एक कमीज व पजामे का अंकित मूल्य 500 रुपए व 1000 रुपए है कि आपके पास एक शर्ट है और एक आपके पास ट्राउजर है। उनकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, 500 एंड 1000। एक आदमी क्या करता है, 2 शर्ट परचेज करता है और 3 ट्राउजर परचेज करता है। शर्ट पर उसे छूट मिलती है 30% की और ट्राउजर पर उसे छूट मिलती है 45% की। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि जो इफेक्टिव डिस्काउंट है, प्रभावी छूट है, वो क्या होगी। तो आपको क्या सिखाया था कि भाई एक तरीका तो ये है कि आपके पास शर्ट है और आपके पास ट्राउजर है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू उठा लो। इसकी रेट 500 रुपए है, इसकी रेट 1000 रुपए है, या बेटर क्या रहेगा, दोनों का रेशियो उठा लो कि इनकी जो रेट का रेशियो है वो क्या होगा, 1:2। अब देखना, एक आदमी क्या करेगा भाई, 2 तो शर्ट खरीदेगा। एक शर्ट की कीमत 1 रुपए, तो 2 शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 2 रुपए, जो मार्क प्राइस है। फिर 3 ट्राउजर वो खरीदेगा। एक ट्राउजर की कीमत 2 रुपए है, तो 3 ट्राउजर की कितनी हो गई भी, 6 रुपए यहां से, 2 रुपए यहां से। तो कहने का मतलब आपके पास जो टोटल मार्क प्राइस निकल के आई वो कितनी आ गई, यहां पर 8 लिखा जा सकता है। फिर आपको क्या सिखाया था, डिस्काउंट की बात कर लेते हैं जरा। इसने क्या कहा कि शर्ट पर 30% की छूट मिलेगी। शर्ट आप कितनी ले चुके हो भाई, 2 ले चुके हो, तो इसका मतलब कुल कीमत 2 रुपए। 2 रुपए पर आपको छूट मिली कितने की, 30% की, तो 2 का 30%। तो ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्काउंट लिखा जा सकता है। प्लस आपने ट्राउजर कितने खरीदे थे भाई, ट्राउजर आपने 3 खरीद लिए थे, इसका मतलब इनकी कीमत कितनी, 6 रुपए। और अगर यहां से मैं लिखना चाहूं कि इससे जो टोटल डिस्काउंट मिला 6 रुपए पर कितने का मिला भाई, 45% का, तो 6 का आप क्या लिख दो, 45%। अब देखो, एक बात का मैंने सुधार बताया था कि ये जो बात है यहां से आप इन सवालों को एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हैं कि ऊपर कितना डिस्काउंट दिया और नीचे इनकी मार्क प्राइस कितनी थी। कोई भी फ्रैक्शन जब बनता है, अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपको क्या सिखाया था कि ये 100 है और प्रतिशत 1/100 होता है, इसको ये खत्म कर देता है। सवाल क्या रहा भाई, 30 गुणा 2 60, 45 गुणा 6, 45 गुणा 2 गुणा 3, तो 90 गुणा 3 270। 270 में 60 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 330। 8 का डिवीजन कर दोगे, परसेंटेज के लिए गुणा कर चुके हैं तो इसका मतलब रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। 33 में 8 का डिवीजन 4 बार, क्या बचा 1, 10 में 1 बार, 20 में 2 बार, 40 में 5 बार। तो इसका मतलब जो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट है वो आप कह सकते हो 41.25% होगा। क्लियर है। ऊपर वाली बात कोशिश करना कि ये जो पार्ट हम लोग लिख रहे हैं यहां पर
ये बहुत ज्यादा आसान है और इसको माइंड में लिख लो। प्लस ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला कि डिस्काउंट और मार्क प्राइस, ये अलग से लिखने की तो नीड है ही नहीं आपको। आपको भी पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो ऊपर डिस्काउंट रुपए में लिखोगे, नीचे मार्क प्राइस लिखोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा करने से आप इस सवाल को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं, या यूं कह लें पिछले सेशन से ही आगे स्टार्ट कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, लैंग्वेज को रीड करो। देखना इसने क्या कहा कि एक वॉच है और इस पर 50% और 40% के 2 डिस्काउंट अवेलेबल है। फिर इसने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ सेकेंड डिस्काउंटेड ₹140, अगर दूसरी जो छूट है उसका मूल्य 140 रुपए है तो यहां से आपको अंकित मूल्य और घड़ी का क्रय मूल्य। ये सवाल तो आसान है, बस बच्चे की यहां जो लैंग्वेज होती है जब वो अंडरस्टैंड करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा देखते हैं और कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना जरा, मान लो आपने क्या किया, मार्क प्राइस ली कोई पर्टिकुलर, ये मार्क प्राइस है, ये मैं मान लेता हूं X है, क्लियर है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो देखना जरा पहला डिस्काउंट कितना भाई 50% का। तो एक बात बताओ, X का जो 50% होगा, 50 का तो डिस्काउंट दे दिया, मार्क प्राइस X है, 50% की छूट दे दी तो कितने में जाएगी 50% में। अब जो वस्तु की कीमत रह गई किसके बाद, एक डिस्काउंट के बाद, वो कितनी है आपके पास X/2। ये वो कीमत है जो आपकी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कीमत है, लिखा जा सकता है। अगला डिस्काउंट कितने का भाई 40% का, और अगले डिस्काउंट के बाद कीमत नहीं बताई। आपको क्या कहा, अगला जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 140 रुपए का है। तो यहां पर जो आप कीमत निकालोगे ये अब कीमत रह गई है, अगला डिस्काउंट आप 40% का दे दो, 40% 2/5 होता है, और डिस्काउंट कितने रुपए का आएगा वही हम लोग निकाल रहे हैं, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी 140। बस इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार बच्चा ये सोचता है कि 40% का तो डिस्काउंट दे दिया तो यहां कीमत कितनी बचेगी 60%। लेकिन सोच के देखो, मार्क प्राइस पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, अगर आप 60% निकालोगे तो असल में देखा जाए तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके लिए है, वो दुकानदार के लिए। आप अगर खरीदने चाहते हो तो आप डिस्काउंट के बाद जो पैसा पे करते हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं पैदा करना है कि यहां पर इसने आपसे कॉस्ट प्राइस क्यों पूछी। ये सेम सारा का सारा सिनेरियो ऐसा है कि दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य है, आपके लिए वो क्रय मूल्य है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना। इसको सोल्व कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर 14 गुणा 5 70 और 0। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी क्या आ गई, मार्क प्राइस। अब आपको क्या करना है, देखो आपको चाहिए कि घड़ी का क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आप अगर शोरूम या कहीं दुकान में खरीदने गए हैं तो आपके लिए डिस्काउंट के बाद जो भी कीमत होगी वो कॉस्ट प्राइस। 700 पर एक डिस्काउंट 50% का, तो 1/2 50%, फिर 40% का डिस्काउंट दे दिया तो कीमत कितनी रह जाएगी 60%। 60% कितना भी 3/5, 5 10 210। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहां पर देखो ऑप्शन नहीं बना रखे हैं, तो जिस हिसाब से सवाल पूछा था उसके हिसाब से मार्क प्राइस ये हो गई और आपकी कॉस्ट प्राइस 210 रुपए हो गई। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना, बस आसान सवाल है, बट ये क्या है कि कई बार अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इसे सोल्व नहीं कर पाते हैं या हमारा टाइम किल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज को एक बार आप रीड करें। सिक्सटीन में देखो इसने क्या कहा कि 1 लाख रुपए के एक बिल पर, कोई एक बिल है पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% और 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब आपके पास एक बिल है और बिल की कीमत इसने आपको बता रखी है 1 लाख रुपए। क्लियर। अगर आप इसे इस तरीके से खरीदते हैं
पहले वाले से, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा भाई? यहां पर 40% का। क्लियर है? दूसरा तरीका उसने आपको दिया, दूसरे तरीके में आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक तो 36% का और दूसरा 4% का। कहने का मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप इसके इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या सिखाया था? आपको सिखाया था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये करोगे तो देखना जरा, दोनों का सम करोगे, 36 प्लस 4 40 आ गया, माइनस 36 गुणा 4, 36 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या करोगे? 36 गुणा 2 72 गुणा 2 144 बटा में 100, और ये क्या हो गया आपका? प्रतिशत लिखा जा सकता है। अब आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा है उस बात को अंडरस्टैंड करो कि अगर आप ऐसे खरीदते हो तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इस तरीके से खरीदते हो सेकंड मेथड से तो आपको 36 और 4% के दो डिस्काउंट मिलेंगे। अब यहां पर जो दो कटौतियों का अंतर आपसे पूछा है, जो डिस्काउंट दिया जाएगा उनके बीच कोई तो डिफरेंस पैदा होगा, होना ही है भाई। ये 40% का और ये 40% से कुछ कम है। आपको 1 लाख के बेसिस पर यहां जितना डिस्काउंट मिला और यहां जितना डिस्काउंट मिला उसका अंतर चाहिए। अब इसका और इसका अंतर बता सकते हो? 40 तो दोनों में ही है, 40%। तो कहने का मतलब ये जो एक्स्ट्रा आप माइनस कर रहे हो, क्या ये अंतर नहीं है? यही तो अंतर है। तो आप क्या करोगे? यहां से 1 लाख का कितने परसेंट भी? 144 बटा में 100% निकाल, तो यही आपका अंतर है। 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए यहां पर। और अगली बात को अंडरस्टैंड करना, 1 जीरो रह गया, सॉरी 5 जीरो आते हैं 1 लाख में, गुणा करोगे तो कितना आ गया? 1440 रुपए लिखा जा सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो एग्जाम हॉल में इस हिसाब से ये सवाल नहीं करना आपको। आपने बात को समझ लिया, सारी की सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई, आप सारी चीजों का अंतर जानते हो कि सिंगल डिस्काउंट में क्या फर्क पड़ता है, डबल डिस्काउंट में क्या फर्क पड़ता है। जनरली एग्जामिनर चाहता है आपके कॉन्सेप्ट को, कि आपने चीजों को किस वे में पढ़ रखा है, कितने जल्दी आप चीजों को पकड़ जाते हैं। तो असल में देखा जाए तो आपको डिफरेंस चाहिए था किस पर? 1 लाख रुपए पर। क्लियर है? पहला डिस्काउंट 40% का, दूसरा डिस्काउंट 36 प्लस 4 40, तो अंतर ही तो चाहिए। तो 40 इसमें बना हुआ है, 40 इसमें बना, लेकिन इसमें माइनस एक और हो रहा है, 36 गुणा 4 बटा में 100। तो ये 40 से कुछ कम, कितना कम? 36 गुणा 4 बटा में 100। तो 36 गुणा 4 144 बटा में 100, यही तो अंतर क्रिएट होता है और इसी को फाइंड करना है। तो यहां से 4 जीरो कट गए, सीधे सीधे आप रिजल्ट निकाल सकते थे कि अंतर ऐसे निकलेगा। तो ये हो गई यहां से हमारी एग्जाम अप्रोच की चीजों को अंडरस्टैंड करो और दिमाग पर इतना प्रेशर तो एटलीस्ट डालो कि जिससे हम इजी वे में हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर ले जाएं। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। और आजकल कमेंट वगैरह करने ही बंद कर दिए आप लोगों ने, तो कमेंट वगैरह भी किया करो, कुछ कुछ सजेशंस जो भी आपके वो भी बता दिया करो। डाउट्स के लिए आपको ग्रुप बता रखा है। आजकल तो जनरली क्या है, मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूं आपके जितने भी डाउट्स आते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा कि एक घड़ी विक्रेता है, एक वॉच सेलर है, एक घड़ी पर जो कि उसे विदेश में फॉरेन से वो परचेज करता है और 500 रुपए की फिर से देखते हैं। देखो एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है, कहने का मतलब वो बाहर से खरीद के लाता है तो 500 रुपए, 10% उसे सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कहने का मतलब उसने एक बिल बनवाया होगा। ऐसे ही होता है सीन कि बाहर से जो कुछ भी इंपोर्ट करवाया जाता है उसका बिल बनवाते हैं कि ये बिल है। जैसे ही वो पोर्ट पर आता है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का सामान है, उस पर देखेंगे फिर एक कस्टम ड्यूटी डिसाइड होती है कि भाई 20% लेंगे, 30% लेंगे, 50% लेंगे, 100% लेंगे। वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने आइटम मंगवाया, उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी है। क्लियर है? यहां पर कुछ लोग हालांकि कलाकारी भी दिखाते हैं। क्या करते हैं कि 10 लाख का सामान है, बिल बनवा लिया उसका 2 लाख का, तो कई बार उनको कस्टम वाले पकड़ भी लेते हैं कि ये वाला सामान है, इसकी आपने गलत वैल्यूएशन कर रखी है। तो जैसे ये 500 रुपए की घड़ी खरीद लाया, जैसे ही एंट्री की इसने देश के अंदर, इसको कस्टम वाले मिले और वो बोले कि 10% हमें दो।
तो 500 रुपए का बिल था, 10% मतलब उनको 550 रुपए पकड़ाएगा। तो कहने का मतलब इस देश में ला करके उस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो उसे इस देश के अंदर आने तक टोटल उस घड़ी का कितना रुपए पे करना पड़ा, 550 रुपए। चलो एक बात क्लियर हो गई। वह खरीदारों को 25% की छूट भी देता है और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। बताइए उसकी अंकित कीमत। रेशियो वाला पैटर्न अवॉइड कर दो। सिंपल सी बात है, आपको क्या सिखाया है, चीजें बड़ी ही आसान है अगर आप उनको आसान तरीके से करना चाहें। आपको पता है कि आप सीपी से कहां जा सकते हो, सेलिंग प्राइस में, प्रॉफिट या लॉस लेकर के। ऐसे ही आप मार्क प्राइस, अंकित मूल्य से कहां जा सकते हो, विक्रय मूल्य में। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट होता है ये हमारा मीडिएटर की तरह काम करता है। तो देखना जरा, मैं एसपी निकाल रहा हूं दोनों ही तरीकों से। 550 में खरीदा, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये 100% है, इसका 120% निकाल दो सेलिंग प्राइस। 120% क्या सिखा रखा आपको, 6/5। तो ये जो बात है आपकी, ये किसको बताती है भाई, सेलिंग प्राइस को। अब उसे मार्क प्राइस कुछ करनी है, तो आपने मार्क प्राइस को क्या मान लिया, एम। लिखा जा सकता है। छूट कितने की देगा भाई, 25% की। कितने पर बेचेगा, जो भी मार्क प्राइस है उसका 75%। 75% भी आपको पता है क्या लिखते हो, 3/4। दोनों ही केसेस में इक्वल वैल्यू आएगी। रीजन क्या है, हम एक बार सीपी से एसपी पर चले गए और एक बार एमपी से एसपी पर चले गए। सोल्व कर दो इसको। सोल्व करोगे तो देखना जरा, यहां से 3 से आपने इसको काट दिया 2 बार, 5 से काट दिया आपने इसको 11 बार, 1 0, 4 गुणा 2 8 गुणा 11, तो 880 रुपए उसे क्या करनी होगी, मार्क प्राइस। चलिए भाई सवाल नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया है सीखने के लिए, हालांकि आसान है, ठीक है। रट्टा आपको नहीं मारना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि असल में जब चीजें फ्री दी जाती है तब डिस्काउंट कैसे काम करता है। तो इसने क्या कहा कि एक दुकानदार है, एक स्कीम के तहत ग्राहक को 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री दे देता है। डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा। ये जनरली आजकल शोरूम्स के बाहर ये पैटर्न लिखा रहता है। बहुत सारे शोरूम वाले जैसे कुछ तो परसेंटेज में देते हैं कि 40% का ऑफ, 30% का ऑफ। जनरली जैसे जूते वगैरह जो सेल आउट करते हैं तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन जो गारमेंट्स वगैरह सेल करते हैं वो क्या करते हैं कि 2 शर्ट खरीद लोगे 1 फ्री दे देंगे, 5 ट्राउजर्स खरीद लोगे 2 फ्री दे देंगे। तो ये उनका डर्रा चलता रहता है। तो इस बात को समझो। तो आपको पता है कि जब भी आप डिस्काउंट परसेंट फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं कि डिस्काउंट रुपए में कितना है, और नीचे आप लिखते हैं उस आर्टिकल जितने भी, चाहे आप 1 खरीदो चाहे आप 10 खरीदो, उनकी मार्क प्राइस क्या है, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर देते हो 100 से। मेरे ख्याल से ये इतनी इजी बात है, हर बच्चे को पता होगी। अब इसी पर्टिकुलर सवाल को समझते हैं। उसने कितनी वस्तुएं खरीदी भी, उसने 6 आर्टिकल्स खरीदे और उससे फ्री कितने मिले, 2 आर्टिकल फ्री मिले। क्लियर है। चलिए भाई अब थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करते हैं। आप अज्यूम कर लो कि लेट एक आर्टिकल की जो एमपी है, एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 1 रुपया है। ये छोटी सी बात आपको अज्यूम करनी है। अब देखना असल में हुआ क्या था, आप दुकान में सामान लेने गए थे, क्लियर है। आपको ये लगा कि मैं ये पर्टिकुलर मान लो 6 शर्ट हैं, ये खरीद लेता हूं, मुझे इनकी नीड है। एक शर्ट की एमआरपी लिखी हुई थी 1 रुपया। तो आपने क्या किया, काउंटर पर उन 6 शर्ट को लेकर के गए और आपने 6 रुपए दे दिए। अब दुकान वाला आपको कहता है कि भाई साहब ऐसा है, हमारे पास ऑफर चल रहा है कि जब भी कोई कस्टमर 6 शर्ट खरीदेगा तो हम 2 फ्री में देंगे। तो आप ऐसा करो, आप इनका पेमेंट कर चुके हो 6 का, अपनी मनपसंद इसी एमआरपी की, सेम टाइप की वस्तुएं होती हैं, इसी एमआरपी की 2 शर्ट और उठा लो, उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप गए, आप उठा लाए। अब आप शोरूम से बाहर आते हैं, क्लियर है। आप शोरूम से बाहर आ गए, आपको बाहर आपका दोस्त मिला, वो बैग वैग देखा कि हाँ भाई कहां से आया है, क्या करके आया है, तो वो आपने कहा उसको यार शॉपिंग करके आऊं। अच्छा, उसने दिमाग लगाया कि अच्छा इसके पास कितने आर्टिकल हैं भाई, 8 हैं टोटल। तो इसका मतलब हर एक आर्टिकल पर कितने पैसे लगे हुए थे आपके, हर एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपए थी।
तो आपके बैग के अंदर कितनी शर्ट है? अब आपके पास है 8 शर्ट। कीमत कितनी भाई? उन पर जो लिखी हुई है वो कितनी होगी? सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, मार्क प्राइस 8 रुपए लिखी हुई है। क्लियर? अब दोस्त आपसे पूछता है कितने पैसे दे के आया भाई तू इसके? तो वो आप कहते हो कि भाई 6 रुपए में दे के आऊं, क्योंकि आपको तो पता है कि 6 आर्टिकल के पैसे पे करने थे आपको। तो आपका दोस्त अगर वहां पर डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहे तो वो क्या करेगा? अच्छा, 8 रुपए लिखे हुए थे, 6 पे करके आ गया, इसका मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिला। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, तो ये 1/4 हो गया। 1/4 सीधे लिखना चाहो तो ये लिखा जा सकता है 25%। तो ये सिंपल सी बात होती है। असल में देखो, ये जितना सारा भी खेल है इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं कि असल में भविष्य में ये सवाल आप माइंड में करेंगे, पेन तक टच नहीं करना है। कैसे? आप 6 वस्तुओं के 6 रुपए देते हो, आपके बैग में 8 वस्तुएं हैं, हर एक की एमआरपी 1 रुपए है, तो कहने का मतलब मार्क प्राइस आपकी कितनी? 8। क्लियर है? 8 रुपए देने थे, आपने 6 ही दिए हैं, तो जो 2 वस्तुएं फ्री हैं तो उनके पैसे आपने नहीं दिए। 1/4 क्या होता है? 25%। सिंपल सी बात है, इसी बात को रिलेट करवाना है। अब रट्टा नहीं मारोगे कभी भी। रीजन क्या होता है? देखो, एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूं कि भविष्य में कई बच्चे रट लेते हैं इन चीजों को। मैं प्रीफर ही नहीं करता कि कोई रटने लायक। अर्थमेटिक तो कंप्लीट अपना कॉमन सेंस है, बाकी एडवांस में बहुत सारा पार्ट है, रटने की भी नीड नहीं होती। जस्ट आप कॉमन सेंस अप्लाई करते जाओ, अपना चीजें सोल्व होती जाती हैं। देखना जरा किस टाइप से पूछ सकता है। बाई 3 गेट 5। क्लियर है? एक ऑफर हो सकता है आपका बाई 3 गेट 2 फ्री। अब रट्टा मारा होगा तो बच्चे को क्या कहा जाता है कि जो बाई के साथ है वो वाली चीज और सारी की सारी चीजें उनको जोड़ दो। 5 3 8 जोड़ दिया, 3 2 5 जोड़ दिया, जो दूसरा बाई के अलावा पार्ट है वो ऊपर लिख दो। ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो, आप अगर 3 को बाई करते हो, 3 रुपए अगर आप देते हो तो आपको मिलेंगी कितनी? 5। तो इसका मतलब आप बैग में कितना सामान लेके जा रहे हो? 5। कीमत एक की 1 रुपए, 3 के पैसे दे दिए, 2/4, तो यहां डिस्काउंट कितना आ गया? 40%। ये पैटर्न भी हो सकता है कि 3 आप बाई कर लो और आप 2 फ्री में ले जाओ, गेट 2 फ्री। यहां गेट 5 है, 2 फ्री, तो 2 सीधे सीधे फ्री आ गए। आपने बाई कितने किए थे? 3 के पैसे दिए, 2 नीचे 5, तो यहां क्या है? 40%। जबकि जो बच्चा इनको सीधे रट रट के करता है तो एक बार तो नीचे कोशिश करता है यहां 8 लिख लूं और इस वाले केस में नीचे क्या लिख लूं? 5। इस वाले केस में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको लिखने की कोशिश करता है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लिखने की कोशिश करता है। तो एक ही बात है, उसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये जो रटने वाला काम है इसको अवॉइड कर दो। अपना उद्देश्य भी यही है कि पेन फ्री हैबिट तभी आपकी डेवलप हो सकती है जब आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझ रखा है। बाकी वही ढर्रा जो चल रहा है, सुंदर सुंदर शब्दों में चीजें सोल्व हो रही हैं, कोई 4 लाइन में 5 लाइन में। अब टीचर कह तो देता है कि 10 सेकंड में सोल्व करवा दूंगा, लेकिन वो करवाता उसको क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेगा, हर पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद भी 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ ये टैग चिपका दो कि आपका हर सवाल 5 से 10 सेकंड में सोल्व होगा, आप भी खुश हो जाते हैं। कभी कॉमन सेंस लगाया आपने कि कोई भी सवाल है वो कैसे सोल्व हो सकता है 5 से 10 सेकंड में, और सवाल का स्तर क्या होगा तभी वो सोल्व होगा। तो कोशिश करें इजी टू मॉडरेट जो सवाल हैं उनका बहुत सारा पार्ट माइंड में कर ले जाएं। टिपिकल सवाल जो होंगे उनकी कई सारी स्टेप्स आप माइंड में गायब कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार एक स्कीम के तहत ग्राहक को 8 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त देता है। 4 रुपए की चीज फ्री दे दी, 8 खरीदी थी, 4 फ्री। घर कितनी लेकर जा रहा है? 12। 1/3 कितना हो गया भाई? 33। 1/3%। तो इसका मतलब एग्जाम में ये सवाल आप माइंड में कर सकते थे। अब होगा क्या, देखो भविष्य में मैं आपको बता देता हूं कि टिपिकल सवाल कैसे बनते हैं। एक तो ऐसा कोई डिस्काउंट फंसा देता है, एक रैंडम डिस्काउंट दे देता है, सीपी एसपी और एमपी के बीच खेल जाता है, तो वो सवाल बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनका छोटा जो पार्ट है इसको माइंड में कर ले जाते हैं तो वहां पर भी आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी और चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 20।
देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक दुकानदार एक स्कीम के तहत ग्राहक को 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, साथ में 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये सवाल क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैसे भी 5 वस्तुएं खरीदेगा तो उसे कितनी 3 मुफ्त मिलेंगी, तो 3 फ्री मिली, टोटल कितनी आ गई उसके पास 5 और 3 8, 3/8 टेबल बताई थी आपको कि आपका होमवर्क है, प्रतिशत बताते टाइम आपको वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। 1/8 12.5 होता है, उसका 3 टाइम करते हो तो 3/8 आता है और इसको लिखा जाता है 37 1/2%। तो एक डिस्काउंट तो आप माइंड में ये निकाल सकते थे। दूसरा डिस्काउंट उसने क्या दिया 20%। तो ये बिहेव कैसे करेगा भाई, सक्सेसिव की तरह बिहेव करेगा। तो एग्जाम में आप इस सवाल को यहां से स्टार्ट कर सकते थे। कैसे भाई, वही मेथड आपके रेशियो से कर सकते हो, फॉर्मूले से अगर करते तो क्या लिखते 37 1/2 x हो गया, ये y हो गया माइनस, यहां से 37 1/2 गुणा में 20 और माइनस का अपोन में 100। सोल्व कर दो इसको, ये 5 बार देखना जरा, 37 गुणा 2 74, 75/2, 5 का डिवीजन करोगे 15/2 7.5, इसका गायब कर दो, 30 बचा, 30 और 2 30 और 20 50%। तो फॉर्मूला भी आसान है, कब, जब आप कैलकुलेशन पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। या फिर दूसरा तरीका था, क्या था स्टैंडर्ड अप्रोच आपकी, कि 3 का डिस्काउंट मिला 8 पर, तो 8 रुपए MRP है, 3 की छूट के बाद वस्तु 5 में, 20% का डिस्काउंट तो 5 रुपए की वस्तु कितने में भाई 4 में। तो यहां से लेफ्ट वाला पार्ट राइट से आप काट सकते हो, तो 8 की चीज 4 में जाएगी फाइनली, या 2 रुपए की चीज फिर काटोगे तो 1 में, तो डिस्काउंट कितना भाई 50%। तो डिपेंड करता है कि यहां जो तरीका था अपना सबसे बेस्ट क्या रहता, ये वाला, ठीक है। मान लो आपको ध्यान नहीं रहता है, फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, उसको उलझा करके नहीं यूज करना, उलझा करके यूज करोगे तो फिर वो आपका टाइम किल करना स्टार्ट कर देगा। आई होप सवाल समझ आ गया होगा। 21 नंबर पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखना भाई, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल। वह बेचते वक्त 1% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है, 1% का डिस्काउंट है और आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सीधे सीधे आपको क्या सिखाया, कोई रेशियो के चक्कर में नहीं पड़ोगे, सीधे सीधे 40 आर्टिकल का सीपी 40 का सीपी बराबर किसके है भाई 36 का मार्क प्राइस लिखा जा सकता है। अब आपको मैं बार बार हर सेशन जहां से हम लोग ये मान के चलो मिक्सर एलिगेशन पढ़ रहे हैं वहां से ये बातें एक्सप्लेन करता आ रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये सीपी को एक्सप्लेन कर रहा है, ये एमपी को कर रहा है, कि सीपी अपॉन एमपी लिखोगे 36/40। लेकिन एक समझदार स्टूडेंट की तरह आपको बिहेव क्या करना है, लेफ्ट का पार्ट राइट में रहता है, राइट का पार्ट लेफ्ट में रहता है। रीजन, सीपी अपॉन एमपी लिखते हो तो ये बात आपको साफ दिख जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एक लाइन नहीं लिखनी, सीधे सीधे आ जाओ। मार्क प्राइस पर छूट मिलेगी, कितने की मिलेगी भाई आपको 1% की, इसका 1% आप निकालोगे तो कितना होगा 0.4। तो ये वस्तु कितने में बेची गई असल में 39.6 में, खरीदी कितने में भाई 36 में, कितने का लाभ 3.6 का। क्या दिख नहीं रहा है 10% लाभ हो गया, दिख रहा होगा 3.6 बटा में 36 प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। माइंड में भी कर सकते थे कि 40 का सीपी, राइट साइड में जो बात है सीपी 36 को बताता है, एमपी 40 को, 40% की छूट 1% की, तो 0.4 हो गया। 40 में से 0.4 लेस कर दोगे 39.6, 36 की चीज 39.6 में जा रही है, 3.6 का इसे क्या हुआ प्रॉफिट, 3.6 36 का 10% होता है। तो इस सवाल में एक सिंगल जगह भी ऐसी नहीं है जहां पर आप ये कह सकते हो कि सर यहां तो पेन चलाना ही पड़ेगा। और ये सवाल वही है जो रिसेंट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, सीजीएल हो चाहे वो पीओ हो, हर एग्जाम को कवर कर रहे हैं।
सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि आपको प्री के ही सवाल करवाए जाते हैं, बिल्कुल आपको सीजीएल मेंस के भी सवाल करवाए जाते हैं, आपको बैंक पीओ के सवाल भी करवाए जाते हैं। देखना जरा, इसने अगली बात क्या कही, क्वेश्चन नंबर अपना 22, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स बराबर किसके है भाई, 27 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, लाभ प्रतिशत। अच्छा ये वाला तो क्या मुश्किल सवाल है, तो नकली सवाल हो गया, ठीक है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। 30 का सीपी बराबर 27 का क्या लिखा है भाई इसने, मार्क प्राइस, ठीक है, लाभ प्रतिशत। इस केस में आप ये मत कहना कि यहां पर सेलिंग प्राइस तो दे ही नहीं रखी। अरे भाई जब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, इसका मतलब किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर। तो क्या हुआ, 27 रुपए की चीज और कितने में बेच रहा है, 30 रुपए में, कितने का लाभ भाई, 3 का, किस पर, 27 पर। 1/9 क्या लिखते हो, 11 1/9, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, 11.11%। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये तो नकली सा सवाल था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो हाँ 23, इस पर स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई इसने क्या कहा 23 के अंदर, एक दुकानदार प्रत्येक 19 पतंगों पर एक पतंग फ्री देता है। कहने का मतलब अगर कोई 19 काइट्स को परचेज कर देता है तो एक उसे फ्री में मिल जाएगी। यदि वह छूट की दर को दोगुना कर दे तो बताइए 27 पतंगों पर लगभग कितनी पतंगे मुफ्त देगा। एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, इस सवाल के अंदर यहां से देखना, एक पतंग फ्री मिली, कितनी खरीदी भाई, 19। लेकिन नीचे आप क्या लिखते हो, आपको क्या सिखाई, यहां लिख देता हूं मैं, नीचे लिखते हो मार्क प्राइस, ऊपर क्या लिखते हो, डिस्काउंट। तभी तो इसको 100 से गुणा पर करने पर क्या मिलता है, डिस्काउंट परसेंट। तो असल में देखा जाए तो यहां पर जो डिस्काउंट है 1/20, प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा कितना होगा, 100, और डिस्काउंट कितने का आ गया, 5% का। अब सारी चीजें पहले तो समझ लेते हैं, उसके बाद देखें कि एग्जाम में आप क्विक तरीके से क्या कर सकते थे। सेकंड जो केस है उसमें उसकी डिमांड ये है, सेकंड जो केस है उसकी डिमांड ये है कि ये जो डिस्काउंट है ये जस्ट कितना हो, डबल हो, 10%। चलो भाई डिस्काउंट निकालने का तरीका, 1/10, सीधे सीधे 10%, ऊपर क्या लिखोगे, डिस्काउंट, नीचे क्या लिखोगे, मार्क प्राइस। अब ये बात किसके साथ रिलेट करवानी है, 27 पतंगे उसने खरीदी, क्लियर है। मैं ये मान लेता हूं कि 27 खरीदने पर उसे कितनी मिलती है, x फ्री मिलती है। तो x उसे फ्री मिल गई, 27 के उसने पैसे दे दिए, लेकिन मार्क प्राइस में तो आपको भी पता है सारी चीजें ऐड होंगी, वही शोरूम वाली बात। तो नीचे कितना आ जाएगा, 27 + x। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखना 27 + x ये आ गया, 10 इधर आ गया। चलो इतना डिटेल में कर ही लिया है तो और डिटेल में देख लो। ये कितना आ गया भाई, 9x, और ये कितना आ गया, 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 = x लिखा जा सकता है। अब ये तो आपकी हो गई अंडरस्टैंडिंग कि इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए, क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा एग्जाम की तरफ, कि अगर आपको ये बात समझ आ ही गई है तो आप इसे एग्जाम में डील कैसे करेंगे। देखना जरा इस पर्टिकुलर सवाल की एग्जाम अप्रोच। एक बात आपको समझ आ रही होगी कि 19 पतंगे खरीदी, एक फ्री, 19 + 1 20 पर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 1/20 का डिस्काउंट दिया, क्लियर है। डिस्काउंट जस्ट डबल करोगे तो 1/20 डिस्काउंट जस्ट डबल करोगे, ये कितना, 5%, 10% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। या फिर पहले जो 1/20 था उसको जस्ट डबल कर दो, 1/10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, टोटल काइट्स उसने खरीदी है 27, उसे x फ्री मिल गई तो x वाला पार्ट ऊपर रख दो, 27 + x = 10x, x इधर आएगा, 9x 27, x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 3, क्लियर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले डिस्काउंट कितना था, 1 का 20 पर 5%, अब 10%, 1/10 करना है, क्लियर। खरीदनी कितनी है, 27। अब यहां से आप किस में चले जाओ, बाई ऑप्शन, कि लेफ्ट वाला पार्ट तो आपका क्या बन चुका है, 1/10 लिखा जा सकता है। राइट वाले को भी 1/10 बनाना है तो इसमें क्या जोड़े, जैसे पहला ऑप्शन
1 ऐड करते तो 1/28, 1/10 बराबर नहीं। अगर आप 2 ऐड करते तो 2 और 2, 2/29 जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर आप यहां 3 ऐड कर देते 3/30, 1/10, ये लो जस्टिफाई हो गया। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो गया। क्या तरीके सीखे, एक तो ये तरीका है और एक दूसरा, इतनी सी बात अगर आप लिख लेते हो, जैसे ये बात आपने लिख ली, या तो इसको सोल्व कर डालो, नहीं करना चाहते तो सिंपल सा डाटा 1 2 3 रख के देखना, आपको बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। दोनों में ही हालांकि सेम ही टाइम लगता है। सवाल नंबर 24 की बात कर लेते हैं यहां से। देखो 24 नंबर में इसने क्या कहा आपसे कि एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में बेचता है। तो यहां से अगर आपको डिस्काउंट ही निकालना है, सिर्फ एक का डिस्काउंट 15 और एक 16 पर, तो 1/16 का डिस्काउंट तथा 4% की छूट देने के बावजूद, कहने का मतलब उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, एक तो 1/16 का, दूसरा 4% का। इसके बावजूद भी उसे 35% का प्रॉफिट हो जाता है। बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता है कि अगर आप क्रय मूल्य में लाभ या हानि लेंगे तो विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य में अगर आप छूट दे देते हैं तो भी विक्रय मूल्य। तो दोनों ही केसेस में सीपी के थ्रू आप एसपी में जा सकते हो, एमपी के थ्रू अगेन आप एसपी में जा सकते हो। तो आपकी एसपी दोनों ही केसेस में सेम होगी। तो यहां से देखना आप लिख सकते हो कि सीपी का कितना प्रतिशत, भाई विक्रय मूल्य 35% लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य का 135% किसको बताता है, सेलिंग प्राइस को। अब उसने कोई मार्क प्राइस लिख रखी है, इसको आप एमपी ले लेते हो इनटू में डिस्काउंट कितने का दिया, पहला डिस्काउंट 1 का 16 पर, 16 किसको बताता है, मार्क प्राइस को, 1 का डिस्काउंट तो मार्क प्राइस का 15/16 में चला जाएगा। दूसरा कितने का भी, 4% का, 4 का डिस्काउंट दे दोगे तो आर्टिकल कितने में बिकेगा, 96% में। सोल्व करना, परसेंटेज खत्म, 16 6 96, 15 गुणा 9 135। क्लियर है। आगे लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये एमपी को बताता है और ये सीपी को। कितने प्रतिशत अधिक है क्रय मूल्य से, तो देखना 6 से 3 ज्यादा है, 3/6 कितना भाई, 50%। तो ये लो, अगर आपने बेसिक छोटी छोटी चीजें पढ़ रखी हैं तो ये सवाल आपका तुरंत सोल्व हो जाता है। किसी भी रेशियो के मेथड में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके चक्कर में पढ़ोगे तो आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 25 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो, कोशिश करो क्या सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखना क्या कहा कि एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं में से, उसके पास 4 फॉलोइंग गिवन स्कीम्स हैं कि किसी भी एक वस्तु पर आप उससे वस्तु खरीद सकते हो। बताइए ग्राहक के लिए कौन सी योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। क्लियर है। वैसे देखा जाए तो इसका सीधे सटीक ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन देख करके भी तुरंत हिट कर देते हो, क्योंकि एक सवाल एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही पूछे जाते हैं। क्लियर। पर्टिकुलर पैटर्न क्या भाई, यहां 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, पहले में देखना 10-10, दोनों का सम 20 हुआ। ऑप्शन बी में 15 और 5 फिर 20 हुआ, 12 और 8 फिर 20 हुआ, 16 और 4 फिर 20 हुआ। कहने का मतलब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक X% और एक आपका Y%। क्लियर। जब भी कभी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे, इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट आप निकालते हो, X + Y माइनस X × Y डिवाइड बाई 100। अब मैं एक एक करके पहले तो इस सवाल को डिटेल में सोल्व कर देता हूं। हमारे पास 4 ऑप्शन है A, B, C और D। चारों को लिख लेता हूं, चीजों को समझना, फिर पता चल जाएगा कि क्या वजह है कि इन सवालों का आप सीधे सीधे माइंड में सवाल देखा हिट कर दिया। देखना पहले में 10 और 10 20 तो बनेगा ही, अगले में फिर देखना 15 और 5 X + Y फिर 20 बनेगा, उससे अगले में 12 और 8 अगेन 20 बनेगा, फिर आपका 16 और 4 20 बनेगा। इसका मतलब यहां तक कोई चेंज नहीं आया। अगली बात जो आप लिखोगे वो क्या होगी
x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 10 गुणा 10 बटा में 100 लिखा जाएगा। उससे अगले में कितना है भाई, 15 और 4 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। उससे अगले की बात करें तो आप लिखोगे 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 और उससे अगले में लिखोगे आप 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कस्टमर पर। कस्टमर या फिर जो ग्राहक होता है, आप दुकान पर गए, कस्टमर बन के गए आप। अब आपको या तो ये कह दे कि मैं आपको, दुकान वाला आपको कह रहा है कि मैं 30% डिस्काउंट दे करके ये शर्ट आपको बेचूंगा। पड़ोस वाली दुकान वाला कह रहा है कि नहीं, मैं आपको ये शर्ट दूंगा 35% डिस्काउंट पर। तो आप किससे खरीदना पसंद करेंगे? आप उससे खरीदेंगे जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। कहने का मतलब हर कस्टमर ये चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। क्लियर है? अब जो लेफ्ट का पार्ट है वो तो सब में 20 बन रहा है, राइट वाला पार्ट क्या है, इसमें से लेस हो रहा है। क्लियर है? आपको पूरे की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, तो इसका मतलब आप इस वैल्यू को 20 में से सारी चीजें घटानी है आपको, छोटी से छोटी वैल्यू को घटाओ जिससे यहां पर जो रिजल्ट क्रिएट हो वो क्या हो, आपका मैक्सिमम। अब देखना, छोटी से छोटी यहां से आप घटाओगे तो आपने कितना घटाया, 1। 15 गुणा 4 60, यहां कितना घटा, 0.6। 12 गुणा 8 96, तो कितना घटा, 0.96, ये आपने एक घटा दिया। 16 गुणा 4 64, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां से एक सिंपल सी बात आप ऑब्जर्व करना, आपको क्या करना है, जितने भी यहां पर केसेस, 1 मिनट, एक केस गलत लिख दिया भाई, ये रहा ऑप्शन बी, 15 गुणा 5, ये गलत लिख दिया था। 15 गुणा 5 75, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा ना, 15 4 19 हो जाएगा। सब में ही क्या बन रहा है, 20%। ठीक है? तो देखना, यहां से आपने 1 लेस घट किया, यहां 0.75 लेस किया, यहां 0.96 लेस किया, 0.64। रिजल्ट मैक्सिमम कौन देगा, जहां पर आपने ये मिनिमम लेस किया है। जहां मिनिमम लेस करोगे वहीं का रिजल्ट तो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? एक बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि आप इस सवाल को अगर डिटेल में सोल्व करते तो आपका तरीका ये था। क्लियर? अब आपको एक बात समझनी है छोटी सी, कि सवाल माइंड में करने हैं तो कैसे होंगे। तो देखना, कोई भी कस्टमर है वो ये चाहता है कि उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ये वाली जो वैल्यू होती है ऐसे सवालों में, ये हमेशा फिक्स रहती है कि x और y का सम, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी हर ऑप्शन में। ये जो वैल्यू होती है ये अलग अलग x और y देने की वजह से वेरी करती है। तो इसका मतलब आपको यहां इस पूरे का रिजल्ट क्या रखना है, मिनिमम रखना है। क्लियर है? मिनिमम रखना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर, चलो इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि x प्लस वाई का रिजल्ट हर केस में ही आपके पास कितना आ रहा है, 20। क्लियर? पहले केस में अगर आप x इंटू वाई निकालना चाहते हैं तो 10 गुणा 10 आपके पास। दूसरे केस में, या फिर चलो बेटर क्या रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, थोड़ा इजी रहेगा करना। ये मेरे पास, मैं ले लेता हूं 6 और मुझे x प्लस वाई क्रिएट करना है। x प्लस वाई आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, 5 गुणा 1, 4 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो यहां से 5 बना, यहां से 8 बना, यहां से 9 बना। क्लियर? देखना, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टमर ये चाहता है उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ये बात सवाल में हमेशा फिक्स रहती है। अगर ये फिक्स नहीं है तो फिर हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसमें ये चीजें वेरी करती हो। अब सारा सवाल डिपेंड हो गया इस पर कि आपको इस पूरे डिस्काउंट का रिजल्ट मैक्सिमम निकालना है। तो ये नंबर फिक्स हो गया, इसमें छोटे से छोटा नंबर लेस करो। छोटे से छोटा नंबर लेस करना है तो x इंटू वाई का जो रिजल्ट है वो कैसा बने, आपका मिनिमम। अब हम जस्ट ये बात चेक कर रहे हैं कि जब भी कभी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिनिमम कब आता है। तो देखना जरा, आपके सामने एक सिंपल सी कंडीशन है कि x और y को जोड़ा जाए तो 6 बने, और इस कंडीशन को यूज करके आप x इंटू वाई की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हो। x को 5 माना, y को 1, x को 4, y को 2, x को 3, y को 3 लिया। यहां से देखना रिजल्ट 5 आया, 8 आया, 9 आया, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, मिनिमम, और ये रिजल्ट आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। तो एक स्टेटमेंट चलता है, जब भी कभी नंबर्स के बीच का गैप अगर आपके पास मैक्सिमम है
तो रिजल्ट मिनिमम आएगा। अगर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मिनिमम है तो गुणा करने पर रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। ये पैटर्न हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की एक ये भी अप्रोच होती है, इस टाइप के भी सवाल आते हैं। बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल लेकर के। भविष्य में आपको क्या ध्यान रखना कि गैप मैक्सिमम किसमें होगा, जिसके पास बड़ा नंबर होगा, क्योंकि एक नंबर आपके पास अगर बड़ा है तो ऑटोमेटिक ही वो गैप किसको, बड़े को क्रिएट कर देगा। ऐसे एग्जाम्पल फिर देख लेना आप, x + y 7 करके देख लेना, 6 गुणा 1, 5 गुणा 2, 4 गुणा 3, इस हिसाब से। तो यहां पर जो गैप मिनिमम बन रहा है वहां पर रिजल्ट गुणा करने पर मैक्सिमम आएगा। जहां गैप दोनों नंबर का मैक्सिमम बन रहा है वहां मल्टीप्लाई का रिजल्ट मिनिमम आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से भी आप करके देखेंगे। तो मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि जहां कहीं भी मेरे पास नंबर मैंने एक बड़ा चूज कर लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा नंबर तो छोटा होगा। इस वजह से क्या होगा, इनका गैप है वो मैक्सिमम मेंटेन होगा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां से मिनिमम। चलो भाई, इसको भी हटा देते हैं। इसको भी आपने हटा दिया तो यहां से आपके क्या समझ में आया कि इनका गैप बीच का है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। या फिर इसी बात को समझ सकते हो कि जिसके पास भी बड़ा नंबर है वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, गैप बड़ा क्रिएट कर देगा। जैसे मैं फिर समझाता हूं, पहला जो ऑप्शन है इसमें 10 और 10 के बीच का गैप क्या है, 0। दूसरे ऑप्शन की बात करें 15 और 5 के बीच का गैप कितना है, 10। तीसरे ऑप्शन की बात करें 12 और 8 के बीच गैप कितना, 4। चौथा ऑप्शन 16 और 4 के बीच का गैप कितना है, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर गैप मैक्सिमम क्रिएट हुआ। जैसे ही दो संख्याओं का एडिशन कर किया जाता है, एक फिक्स नंबर आता है, उन दोनों के बीच अगर मैक्सिमम गैप मेंटेन है तो उनके मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि गैप मैक्सिमम कब क्रिएट होगा, ये कंडीशन फिक्स है कि x + y तो 20 होगा। तभी की स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूं कि गैप मैक्सिमम तभी हो सकता है जब आपके पास एक नंबर तो बड़ा हो। एक नंबर आपने बड़ा ले लिया तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा छोटा होगा। तो यहां से इतनी चीजें भी आपको नहीं करनी थी, सिर्फ आपको एक छोटी सी बात इन सवालों के लिए ध्यान रखनी है कि कस्टमर को फायदा कब होगा। एक तो ये सवाल कौन से पैटर्न के हैं, x + y = जिनमें फिक्स चलता है, क्लियर है। उसी पैटर्न पर चारों के चारों ऑप्शन में ये बात फिक्स होगी तभी ये कंडीशन अप्लाई करोगे, अदरवाइज चेक करनी होगी। ये पैटर्न क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आते हैं इसी पैटर्न पर आते हैं। तो आपने देखा कि ये पार्ट तो फिक्स हो गया। अब आपको इस तभी फायदा होगा, कस्टमर को तभी फायदा होगा जिस नंबर में मैक्सिमम नंबर है या फिर जहां पर लार्जेस्ट नंबर इन्वॉल्व है। क्योंकि पीछे की सारी स्टोरी लिख करके सोल्व कर देना, क्यों हुआ, हर रीजन बताया मैंने आपको, बेसिक से उठा करके चले थे और मैक्सिमम तक हम लोग आ गए। तो इस हिसाब से कस्टमर को फायदा होगा जहां पर बड़ा नंबर आपका इन्वॉल्व है, क्योंकि एक नंबर बड़ा हो गया, सम आपका फिक्स है, ऑटोमेटिक दूसरी चीज छोटी लेनी पड़ेगी, गैप मैक्सिमम आएगा, मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट मिनिमम क्रिएट करेगा और यहां से ये चीजें फुलफिल हो जाएंगी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, कस्टमर को कब फायदा होगा, जब आपके पास उन परसेंटेज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू डी, ये लो, डी के पास क्या है, 16, मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट, ये सोल्व हो गया। क्लियर है। आप इस चीज को अच्छे से देखो। मुद्दा यह है कि मैं आज भी किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता हूं कि वो रट ले, रटे नहीं। इन सवाल को जैसे मैंने डिटेल में सोल्व करवाया है, आप जैसे यहां पर डिस्काउंट कुछ भी थे, मान लो किसी जगह टोटल सम कितना बन रहा होता, 25%, तो एक डिस्काउंट कह देता 20 और 5 का है, दूसरा कह देता 21 और 4 का है, तीसरा कह देता 22 और 3 का है, चौथा कह देता 24 और 1 का डिस्काउंट है। क्लियर है। आपको पता है कि x + y की वैल्यू यहां पर क्या होगी, फिर मेरे साथ सोचना, x + y का सम कितना होगा, 25। ये कंडीशन मस्ट होती है तभी आप अप्लाई करते हो। माइनस क्या करते हो, x × y/100, x × y/100 करोगे तो -1, 21 × 4 84, -0.84, 22 × 3 66, 0.66, 24 × 1 0.24। कस्टमर को कब फायदा होगा कि ऑल ओवर 25 में से ये घटे, 25 में से ये घटे, और यहां पर रिजल्ट जो भी बातें आपकी आ रही हैं
वहां रिजल्ट आपके पास क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, गैप मैक्सिमम होगा तभी रिजल्ट ये वाला मैक्सिमम देगा। तो सीधे सीधे मैंने आपको सिखाया जिस भी नंबर के पास मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर है उसको टिक मार दो, कस्टमर को फायदा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप यहां से आपको बात समझ आ गई होगी। अगर हम लोग सेलर की बात करें तो सेलर को कब फायदा होगा, देखो गैप अगर संख्याओं के बीच मैक्सिमम है तो फायदा किसको होगा, कस्टमर को। क्लियर है? अगर गैप इनके बीच मिनिमम है तो फायदा किसको होगा, सेलर को। जैसे इसी सवाल में आपको कह देता कि सेलर के लिए कौन सी चीज बेटर रहेगी, कि कोई बेवकूफ सा कस्टमर आ जाए, बेवकूफी से वो ऐसी डिस्काउंट वाली चीज को चूज कर दे जिससे सेलर को फायदा हो। तो 10 गुणा 10 यहां बन रहा है, 10 और 10 के बीच का गैप कितना, मिनिमम। जहां भी गैप मिनिमम मेंटेन होगा सेलर को फायदा होगा, जहां भी गैप मैक्सिमम मेंटेन होगा वहां पर कस्टमर को फायदा होगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। कस्टमर वाले केस के अंदर तुरंत आप उसको हिट मार दो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। चलो भाई, और भी सवाल करने हैं अभी तो इस पर। देखो सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और इसी पर और क्या संभावनाएं है। वीडियो को बैक करके जैसे अभी स्ट्रीम में मान लो देख रहे हो तो ठीक है, इसके बाद फिर देख लेना इन्हीं पैटर्न को। रीजन क्या है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कैसी भी चीज है। ये मेरा कभी भी पुराने आप सेशन उठा करके देख लो, हो सकता है टिपिकल सवाल बहुत सारे बच्चों को एक बार में समझ नहीं आते, वो कमेंट भी कर देते हैं कई बार स्ट्रीम चलते टाइम कि हमें तो समझ नहीं आया। रीजन ये है कि वीडियो खत्म होने के बाद फिर से उस लेक्चर को देख लो, क्या समस्या है भाई। जो जो काम मैं बताता हूं मैं आपको कहता हूं खुद से एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को सोल्व करके देखना, एक बार सीख लो। रटना किसी भी चीज को नहीं है, क्योंकि रटना किसी समस्या का समाधान है भी नहीं। देखो इसमें क्या कहा कि भाई कौन सी क्रमिक छूटे कस्टमर के लिए फायदेमंद है। प्रॉफिट में यहां पर इस बार क्या रखें, कस्टमर को। ग्राहक के लिए कौन फायदा करेगा, तो देखना जरा, पहले वाली जो स्कीम है वो क्या बता रही है, 20, 15 और 10 का, और दूसरे वाली जो स्कीम है वो क्या बता रही है 25, 12 और 8 का। क्लियर है? अगर आप इन तीनों का सम देखोगे, तीनों का एडिशन अगर आप देखते हो तो 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45। सम कितना आता है भाई यहां पर 45। यहां से देखना 12, 8, 20 और ये भी कितना आता है 45। कस्टमर को फायदा किसमें होगा, जिस नंबर में बड़ा नंबर आपका इन्वॉल्व है। क्लियर है? ये सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इसको डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगा लो। जैसे 25 और 8 की वजह से इन दोनों को सोल्व कर दें, सिंगल डिस्काउंट कितना है, तो 25 + 8 - 25 × 8 बटा में 100। 200 में से 100 का डिवीजन कर दिया, 2 आ गया, 25, 8, 33। यहां डिस्काउंट 31 का, ये वाला आपका 12 का। अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूं तो आपको पता है 20, 10, 30, 200, ये कितना आएगा 28 का, दूसरा डिस्काउंट कितना 15 का। तो क्या हम पुरानी बात पर नहीं चले गए, किन्हीं भी दो को आप सोल्व कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी के साथ आप 25, 12 का भी पेयर बना लो, आप सारी बातों को सोल्व करते हो तो पिछला लॉजिक फिर काम आ गया कि एक डिस्काउंट 31 का है, एक डिस्काउंट 28 का है। कस्टमर को कब फायदा होगा भाई, जहां पर आपका बड़ा नंबर इन्वॉल्व है। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, सॉरी, हाँ ये वाला ठीक है। कस्टमर को फायदा कब होगा, जब आपके पास बड़े वाला नंबर इन्वॉल्व है। ये लिखा जा सकता है। अगर किसी बच्चे के फिर दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर आपने तो इस पैटर्न से सोल्व किया है, दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहते हैं, तो देखो इन दोनों का पेयर बना करके इसका कंक्लूजन निकालो। 20, 15, 35, 15 गुणा 20, 300 बटा 100, 35 में से 3 चला गया तो कितना बचा आपके पास 32, और एक डिस्काउंट आपका 10 का लिखा जा सकता है। यहां पर अगर हम लोग फिर से दिमाग लगाने की कोशिश करें तो 25 और 12 का जो इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट है आप उसको सोल्व करेंगे। 25 और 12 आपका 37 हो जाएगा। 25, 12, 300 में 100 का डिवीजन कर देंगे तो आपके पास यहां नंबर कितना आ जाएगा 34, और एक डिस्काउंट आपके पास कितने का है 8 का। 34 और 8 आपका कितना बन रहा है 42। 32 और 10 आपका कितना बन रहा है 42। कंडीशन जस्टिफाई। कस्टमर को कहां फायदा, जहां बड़ा नंबर इन्वॉल्व है। तो ये खत्म हो गया। तो भविष्य में देखो इन सवालों को ऐसे नहीं करना है, ये समझने के लिए था, सारा का सारा मामला समझने के लिए था। अब मुद्दे की बात ये हो गई, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सवाल देखा, हिट किया। ऑप्शन 2 के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, कस्टमर को तभी फायदा होगा, गैप के चक्कर में ही नहीं पड़ना है 25%। बी ऑप्शन को टारगेट कर दो।
तो यहां पर सेकंड इज बेटर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यही सवाल ऐसे होता कि पहले केस में आपको 20, 15, 10 दे रखा है, 20%, 15% और 10%। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 25, 12 और 8, 25%, 12% एंड 8%। अगर मैं तीसरा ऑप्शन ये बना लेता कि 25% और यहां पर 12 की बजाय मैं लिख लेता 11% और 9%। अब मुझे बताओ किसमें फायदा होता कस्टमर को। ये पार्ट तो हट गया, रीजन क्या, इसमें बड़ा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इन दोनों में से कोई होगा, बी या सी में से, इनमें भी कौन सा होगा। अब एक बात बताओ, 25% तो दोनों में ही कॉमन है, कोई इश्यू नहीं है। इन दोनों का जब आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, किसका ज्यादा आएगा भाई, 12, 8 की वजह से ज्यादा आएगा या 11, 9 की वजह से। अभी सीखा है, जब भी कभी 12 और 8 भी 20 हो रहा है, 11 और 9 भी 20 हो रहा है, तो आपको पता है जिसमें भी बड़ा नंबर इन्वॉल्व होता है उसका जो डिस्काउंट का रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब पहला नंबर कॉमन भी आ गया, तो अगले दो नंबर बचे हुए हैं उनका कंपैरिजन कर दो, उन दोनों में जो नंबर बड़ा है वो आपका रिजल्ट हो गया। तो आप इन सवालों को खुद से एक बार करके कोशिश करेंगे। देखो क्या किया मैंने, 12 और 8 यहां भी 20 बन रहा है, 12 और 8 यहां भी 20 बन रहा है, माइनस 12 गुणा 8 96/100, 0.96 लेस किया, 11 गुणा 9 99, 0.99 लेस किया। ये बड़ा नंबर लेस होगा, इसका मतलब डिस्काउंट ही छोटा हो गया, और ये छोटा नंबर लेस हुआ, इसका मतलब ये डिस्काउंट बड़ा, और लेफ्ट वाला पार्ट आपका 25 मेंटेन ही था। तो भविष्य में क्या करना है, ये x + y = फिक्स का पैटर्न होता है। यही सवाल आप तुरंत हिट कर सकते हो। पूछने के तरीके 2 डिस्काउंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये पैटर्न आज तक नहीं पूछा गया है, भविष्य में ध्यान रखना ऐसा भी हो सकता है, और इनको आप तुरंत का तुरंत माइंड में हिट कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 पर आ जाते हैं भाई। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आपको फिर से देखना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही स्पीड में पढ़ा दिया आपको। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न एक बार देख लेना, और जो आपको मैंने कहा है कि आप अज्यूम करके नंबर फिर देखें। बाकी जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को वैसे ही हमें डिटेल में पढ़ना होता है। आ जाओ भाई 27 पर। एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट पर कुछ सामान बेचता है और सदस्यों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है, मतलब एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऐसा मत समझना कि 15% 5% 20 का दे देगा, नहीं। जो भी कस्टमर होते हैं सीधा डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, 5% बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, सक्सेसिव में वो देता है। यदि उसने 5 लाख के सामान पर सदस्यों से सिर्फ 4 लाख लिए हो तो बताइए दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई। तो एक बात बताओ, उसने कितने रुपए ले लिए, 4 लाख। अब डिस्काउंट उसने क्या दिए, 2 सक्सेसिव दे दिए, 15 और आपका 5 का। तो देखना जरा, 5 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। अब इस पर डिस्काउंट दोगे कितने परसेंट का, एक तो 15% का, तो कितना बचा 85%, और दूसरा डिस्काउंट कितने का भी 5% का, तो यहां से वैल्यू क्या बनी 95%। क्लियर है, ये रेट लिखी हुई थी, एक 15% का डिस्काउंट, एक आपका 95% का डिस्काउंट। इसको जब आप सोल्व करेंगे, ये पार्ट इससे सोल्व होगा, 2 आपके कितने 4 जीरो खत्म हो गए। तो एक तरीका तो आपके पास है डील करने का ये वाला, लेकिन इसमें समस्या ये हो गई कि 50 गुणा 85 गुणा 95 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप कैसे सोल्व करोगे, ये आपके लिए हेक्टिक हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का बेटर तरीका क्या है, ये एग्जामिनर, मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने इस सवाल को पूछा ही ऐसे होगा कि कोई भी स्टूडेंट एकदम जनरल तरीके से इसको सोल्व करेगा तो उसकी कैलकुलेशन फंसेगी और वो 50 गुणा 85 गुणा 95 में फंसा रह जाएगा। आप एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या कर सकते हो भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना 15% प्लस 5% माइनस 15 गुणा 5 75/100%। क्लियर है, लिखा जा सकता है। ये वाला पार्ट कितना 20%, और आपको निकालना किसका है 5 लाख का। तो एक सिंपल सी बात बताओ, 5 लाख का आप 20% निकालोगे कितना आएगा 1 लाख। क्लियर है, 5 लाख का 20% 1 लाख, यहां से डिस्काउंट माइनस 5 लाख का 75/100, तो 5 गुणा 5 आपका 25, 5 गुणा 7 35 और 2 37, 2 जीरो इसके से कट गए। यहां इसके पास टोटल कितने जीरो हुआ करते थे 5 जीरो हुआ करते थे। परसेंटेज की वजह से यहां क्या निकल रहा है परसेंटेज, तो 2 जीरो ये 2% के, इसका मतलब 4 तो गायब होंगे, 1 जीरो और बच गया। तो असल में देखा जाए तो कुल मिलाकर के
इसने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का है? 1 लाख में से 3,750 रुपए कम का कहा जा सकता है। अब यहां से बात को सोचना कि कस्टमर ने कितने दिए, सिर्फ उसको 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख रुपए दिए, इसका मतलब कस्टमर को उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1 लाख का। उसे देना कितना चाहिए था? 1 लाख से 3,750 का। तो कहने का मतलब ये उसे लॉस ही तो हो गया, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? कैसे आए भाई? थोड़ी सी फिर से एक बार अज्यूम करना बात को। मुद्दा ये है कि ये कुछ सवाल तो आसान है, लेकिन इसके सोल्व करने की अप्रोच अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करते हो तो टाइम किल होता है, और दूसरी अप्रोच यूज करते हो तो फिर उसके अंदर आपके कंफ्यूजन होता है। फिर से समझना, किसी वस्तु पर 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो 4 लाख रुपए लेता है। एक तो ये सीन था। दूसरे केस के अंदर उसने क्या कहा, डिस्काउंट देगा, और इसने क्या किया? 4 लाख रुपए लिए। अब डिस्काउंट कितने का है? एक तो 15% और 5%, तो 15 और 5 तो कितना हो गया? 20% माइनस 75 बटा में 100%। तो कहने का मतलब यहां से क्या करना था? उसे इतने का डिस्काउंट देना था। अब इस पूरे को अगर आप जोड़ दोगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन एक समस्या बन जाएगी। ठीक है, रीजन क्या होगा? ये 2000 बनेगा, 75 लेस करो, 1925, फिर 5 का गुणा करोगे। एक कॉमन सेंस लगाओ, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, इसका मतलब उसे 1 लाख का डिस्काउंट देना है। माइनस जो भी जैसे भी लिखा है कर दो। इसको सोल्व करोगे 4 और 5 जीरो को, तो 4 जीरो गायब कर देगा, 75 गुणा 5 करोगे 1 जीरो, 75 गुणा 5 किया तो 375 आ गया, और एक आपका क्या लग गया? यहां से 0 लग गया। असल में देखा जाए तो उसे इतने का डिस्काउंट देना था। कितने का? अगर डिटेल में देखोगे तो 96,000 और यहां से 250 रुपए का। उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया? पूरा 1 लाख का दे दिया। तो एक बात बताओ, ये जो पार्ट एक्स्ट्रा उसने दे दिया है तो इसकी वजह से उसे लॉस ही तो क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब ये इतने का लॉस है। एक बार के लिए इस सवाल को आप खुद से स्टेप बाय स्टेप करना, इंपॉर्टेंट सवाल है, और कमेंट करके बता देना। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो अगले सेशन में मैं इसी सवाल को फिर से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये काम आपको जल्दी करना है कमेंट करके, और इनके स्टार भी लगा लेना। 28 नंबर पर आ जाओ। क्या कहा कि कोई दुकानदार 32 रुपए की छूट देता है तो उससे 15% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य 320 रुपए है तो देखना कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है भाई? 320 रुपए लिखा जा सकता है। लाभ कितने का हो रहा है इसे? 15% का, तो इसका मतलब 115% निकाल दोगे, 5 से कट करोगे तो 23 बटा में 20, या 5% 1/20 होता है, लिखा जा सकता है, और 15% 3/20। 320 रुपए क्रय मूल्य, लाभ ले लिया, विक्रय मूल्य आ गया। अंकित मूल्य कितना ले लो भाई? x ले लो। छूट कितने की दी उसने? 32 रुपए की, ये छूट निकाल दिया आपने। ये भी क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य। यहां से वैल्यूज को सोल्व करना, ये वाला पार्ट यहां से आ गया, फिर इसको काट दो, 16 से काट दो। चलो क्लियर। 16 गुणा 3 48, 16 गुणा 2 32 और 4 36, माइनस माइनस प्लस 32 बराबर x। असल में देखा जाए पूरे को ऐड करो, 60 30 90, और ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 400 बराबर x। अगर वो कोई भी छूट नहीं देता तो क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत 320 रुपए क्रय मूल्य था उसका, कितने में बेच देता? 400 में। कितने का लाभ हो रहा भाई? 80 का। प्रॉफिट परसेंट की अगर हम लोग बात करें तो 80 का लाभ 320 रुपए पर 1/4 आपको दिख रहा है, 4 बार कट गया, तो प्रॉफिट परसेंट उससे कितना होता? 25%। क्लियर है? एक तरीका इसका और भी होता है, अब वो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा करके देखें कि किस हिसाब से होगा। ठीक है, एक तरीका और होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि असल में उसका क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपए। ठीक है, तो 15% का तो उसे लाभ हो ही रहा था। ठीक है, और लाभ किस पर कैलकुलेट किया जाता है भाई? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 15% का उसे हो ही रहा था, 32 रुपए की छूट ना दे तो कहने का मतलब जो कस्टमर जा रहा है ना उसको कहेगा इधर आ, 32 रुपए मेरे को वापस दे। तो इसका मतलब क्या होगा? 320 का 32 कितने परसेंट है भाई? 10%। तो एक 10% का लाभ और हो गया। ये क्या सक्सेसिव होंगे? नहीं, ये सक्सेसिव नहीं होंगे। पहले कुछ रुपए थे, उनकी वजह से 15% का लाभ हो रहा था। आप चाहो तो 320 का 15% ले सकते हो। फिर कस्टमर से 32 एक्स्ट्रा और ले लिए, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के कुछ पैसे हो गए आपके पास
320 की वजह से निकालना है, तो बेटर क्या रहेगा, 15% पहले हो गया था, 32 रुपए का 320 का कितना है 10%, तो टोटल मिलाकर के 25% का लाभ होगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न भी आप कोशिश करना समझ में आ जाए। एग्जाम अप्रोच आपकी ये है, सीधा सटीक तरीका, कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना लेकर के करो, तो ये वाला है। यहां कुछ स्टेप्स आपको कैलकुलेशन की करनी होंगी। जैसे यहां आपका सवाल खत्म हो जाता है, ऐड किया 400, 320 से 480 बटा में 320 1/4 25%। बस इसमें ये एक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डिफरेंट टाइप की होगी। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका काम और आसान हो जाता है। चलिए भाई, आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। आपके कोई भी सुझाव है कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब करें। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।